ये मूवी तो आप सबने देखी ही होगी, मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन, जिसमें लीड रोल करीना कपूर ने निभाया था। लेकिन क्या आपने कभी इस फिल्म में नजर आई मीनाक्षी थापा पर गौर किया है? मीनाक्षी वही एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी जो बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई आई थी। बॉलीवुड में अपनी पहचान बनानी थी और इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। उसे इस फिल्म में काम मिल चुका था और अब उसे बस ऊंचाइयों तक पहुंचना था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जो कहानी बॉलीवुड की एक सक्सेस स्टोरी बनने वाली है, वही कहानी एक दिन एक सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन जाएगी। एक ऐसा खौफनाक मर्डर जिसकी कल्पना किसी ने भी ना करी हो। Welcome to the Mystery Atlas and you are watching The Gruesome Case of Meenakshi Thapa. 27 साल की मीनाक्षी थापा देहरादून की रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और ग्लैमर वर्ल्ड में काफ़ी इंटरेस्ट था। बॉलीवुड में नाम कमाने का सपना उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो मुंबई आ गई। साल 2011 में उन्होंने टिस्का चोपड़ा, सतीश कौशिक और निशिकांत कामत स्टारर फिल्म 404 में काम किया था। फिल्म पकई में छोटा सा रोल करने के बाद उन्हें मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन में एक छोटा रोल मिल गया। मीनाक्षी धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही थी। उनका सपना बॉलीवुड का एक सितारा बनना सच होने लगा था। मीनाक्षी की मां कमला थापा देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करती थी। उनका एक भाई भी था, नवराज, जो इंडियन आर्मी में श्रीनगर में पोस्टेड था। छोटे भाई का नाम विकी था और उनकी बड़ी बहन हेमू मैरिड थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आई 14 मार्च 2012, जब मीनाक्षी की अपनी मां से आखिरी बार बात हुई। 15 मार्च को मीनाक्षी ने अपनी मां को फ़ोन नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब उनकी मां ने उन्हें फ़ोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। मां को लगा कि शायद वो काम में बिजी होंगी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 16 मार्च आ गया, लेकिन मीनाक्षी का कोई फ़ोन नहीं आया। जब मां ने दोबारा फ़ोन किया तो इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अब उनकी मां परेशान हो गई और उन्होंने तुरंत अपने बेटे नवराज को इस बारे में बताया। नवराज ने भी कई बार मीनाक्षी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। परिवार पहले से ही इतना परेशान था और फिर 17 मार्च को मीनाक्षी की मां के फोन पे एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि अगर वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हैं तो उन्हें 15 लाख रुपए देने होंगे। मीनाक्षी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो 15 लाख का इंतज़ाम एक ही दिन में कर पाएं। कुछ देर बाद एक और मैसेज आया। इसमें धमकी दी गई कि अगर इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो मीनाक्षी की ऑब्सीन फिल्म्स बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाएंगी और उन्हें पूरे देहरादून में सर्कुलेट किया जाएगा। इसके कुछ समय बाद किडनैपर्स ने उसी मोबाइल नंबर से एक बैंक अकाउंट नंबर भेजा और कहा कि पैसे इसी अकाउंट में जमा करवाए जाएं। उनके परिवार की आमदनी इतनी नहीं थी कि वो 15 लाख रुपए जैसे बड़े अमाउंट का इंतज़ाम आसानी से कर सकें। उस समय मीनाक्षी के भाई के पास मात्र 60,000 रुपए थे। उन्होंने पहले 30,000 रुपए दिए गए अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और शाम तक बाकी 30,000 रुपए भी भेज दिए। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद भी लगातार धमकी भरे मैसेजेस आते रहे। किडनैपर्स का कहना था कि पूरी रकम मिलने के बाद ही मीनाक्षी को छोड़ा जाएगा। अगर पैसे नहीं दिए गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मीनाक्षी के परिवार वाले हर कीमत पर उसे सुरक्षित घर में चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना मकान बेचकर 15 लाख का इंतज़ाम करने का फैसला किया। लेकिन पैसे देने से पहले नवराज ने किडनैपर्स को मैसेज किया कि वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले वो अपनी बहन से बात करना चाहते हैं। इस मैसेज के बाद किडनैपर्स ने जवाब देना बंद कर दिया। अब नवराज को शक होने लगा था। उन्होंने कई बार अपनी बहन के नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। नवराज की चिंता अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने आर्मी से लीव ली और सीधे मुंबई पहुंच गए।
मुंबई पहुंचते ही उन्होंने अंबोली पुलिस स्टेशन में मीनाक्षी के मिसिंग होने और रैंसम मैसेजेस मिलने की कंप्लेंट दर्ज करवाई, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इन्वेस्टिगेशन को तेज करने के लिए अब नवराज और उनकी मां बाल ठाकरे जी के ऑफिस पहुंच गए। वहां पर उनकी मुलाकात बाल ठाकरे जी से तो नहीं हुई, लेकिन वहां पर एक ऑफिस पर्सन ने उन्हें पुलिस कमिश्नर के पास भेज दिया। जब नवराज ने पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक जी को पूरी कहानी बताई तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन सौंप दी। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मीनाक्षी के करीबी दोस्तों और जान पहचान के लोगों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने मीनाक्षी के क्लोज फ्रेंड आलोक शर्मा से भी बात की। आलोक शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनकी मीनाक्षी से आखिरी मुलाकात 13 मार्च को हुई थी। मीनाक्षी ने उन्हें बताया था कि वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर जा रही हैं। मीनाक्षी की रिक्वेस्ट पर आलोक उन्हें मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन तक छोड़ने भी गए थे। स्टेशन पर मीनाक्षी की मुलाकात 2 लोगों से हुई थी जिन्हें वो पहले से जानती थी। इसके बाद वो दोनों के साथ स्टेशन से चली गई थी। आलोक को ये नहीं पता था कि वो 2 लोग कौन थे और ना ही उन्हें ये जानकारी थी कि मीनाक्षी कहाँ जा रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। जिन 2 लोगों के साथ मीनाक्षी को आखिरी बार स्टेशन पर देखा गया था वो भी पिछले कई दिनों से गायब थे। पुलिस को पता चला कि उन दोनों के नाम अमित कुमार जायसवाल और प्रीति एल्विन सुरिन थे। मीनाक्षी इन दोनों के काफ़ी क्लोज थी। तीनों मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन में जूनियर आर्टिस्ट्स के रूप में काम कर रहे थे और शूटिंग के दौरान अक्सर साथ वक्त बिताया करते थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि मीनाक्षी के गायब होने के बाद अमित और प्रीति भी हीरोइन की शूटिंग पर नहीं आ रहे थे। जब पुलिस ने उनके लोकल एड्रेसेस पर जाकर पूछताछ की तो वो वहाँ भी मौजूद नहीं मिले। सबसे ज़्यादा शक की बात ये थी कि अमित, प्रीति और मीनाक्षी तीनों के मोबाइल नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहे थे। अब मुंबई पुलिस के सामने 3 लोगों के गायब होने का मामला था, जिसमें से एक के परिवार को रैंसम मैसेजेस भी मिल रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि अमित कुमार जायसवाल असल में इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज का रहने वाला था। वहीं प्रीति सुरिन का कनेक्शन प्रयागराज के दरभंगा कॉलोनी से था। 30 मार्च को पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम मीनाक्षी के भाई नवराज के साथ इलाहाबाद पहुंच गई। इस इन्वेस्टिगेशन में लोकल पुलिस ने भी क्राइम ब्रांच की मदद की। सबसे पहले पुलिस अमित कुमार जायसवाल के घर पहुंची। वहां उन्हें पता चला कि अमित के पिता सुरेंद्र जायसवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे। अमित ने भी कुछ समय तक लॉ प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी एक्टिंग और ग्लैमर वर्ल्ड में ज़्यादा थी। बाद में उसने एक कोचिंग सेंटर खोला। अमित की शादी पहले ही हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। इसी कोचिंग सेंटर में प्रीति एल्विन सुरिन पढ़ाया करती थी। साथ काम करते करते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब अमित की पत्नी को इस अफेयर के बारे में पता चला तो घर में काफ़ी विवाद होने लगे। आखिरकार अमित की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। इसके बाद अमित ने भी इलाहाबाद छोड़ दिया और प्रीति के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया। पुलिस ने जब कोचिंग सेंटर के मैनेजर से बात की तो उन्हें प्रीति सुरिन के घर का पता मिला। दरअसल प्रीति के पिता नवीन सुरिन दरभंगा कॉलोनी में एक बंगलो के केयर टेकर थे। बंगलो के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर्स में प्रीति रहा करती थी। जब पुलिस ने नवीन सुरिन से पूछताछ की तो इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू सामने आया। 14 मार्च को वो अचानक घर आई थी। उसके साथ अमित कुमार जायसवाल और एक अनजान लड़की भी थी। प्रीति ने अपने पिता को बताया था कि वो लड़की उनकी दोस्त है और तीनों को गोरखपुर जाना है। कुछ देर आराम करने के बाद वो निकल जाएंगे। नवीन सुरिन अपने काम पर चले गए। जब वो शाम को वापस लौटे तो वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुँच चुकी थी जहाँ हर क्लू अमित और प्रीति की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन मीनाक्षी अब भी लापता थी। पुलिस को अब इतना अंदाज़ा हो चुका था कि मीनाक्षी के गायब होने के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, लेकिन उनके पास ना मीनाक्षी थी, ना कोई बॉडी और ना ही कोई सॉलिड एविडेंस। दिन बीतने लगे। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते और 2 हफ्ते से लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन मीनाक्षी का कोई पता नहीं चल पा रहा था।
लेकिन कहते हैं ना, क्रिमिनल्स कितने भी स्मार्ट हों, वो एक ना एक गलती ज़रूर करते हैं। काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद 13 अप्रैल को मीनाक्षी का वही मोबाइल एक बार फिर से एक्टिव हुआ और यही वो पल था जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल दिया। टेक्निकल सर्वेलेंस के ज़रिए पुलिस को उस मोबाइल नंबर की एग्जैक्ट मूवमेंट और लोकेशन के बारे में जानकारी मिलने लगी। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट इकबाल ममदानी के मुताबिक यही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो हर लोग मिसिंग समझ रहे थे, लेकिन एक सिम कार्ड जो है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। अगर सिम कार्ड नहीं होता तो पुलिस के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होते कि केस को कैसे निपटाया जाए, क्या कारण। लोकेशन ट्रेस होने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम बांद्रा एरिया में पहुंच गई। पुलिस ने वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये वही 2 लोग थे जिन्हें मीनाक्षी के साथ आखिरी बार देखा गया था, अमित कुमार जायसवाल और प्रीति एल्विन सुरेन। गिरफ्तारी के बाद दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल एविडेंस और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए। और फिर उन्होंने जो सच बताया उसने पूरी क्राइम ब्रांच टीम को हिला कर रख दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि मीनाक्षी थापा अब जिंदा नहीं है। परिवार ये सुनकर टूट गया, क्योंकि उनको अभी तक ये लग रहा था कि वो किडनैपर्स के कब्जे में हैं और अगर रैंसम की पूरी रकम दे दी जाए तो शायद वो वापस घर लौट आए। लेकिन सच कुछ और ही था। पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान अमित कुमार जायसवाल ने बताया कि मीनाक्षी की हत्या लगभग 1 महीने पहले ही कर दी गई थी। ये सुनकर क्राइम ब्रांच के सामने कई सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा ये सवाल था कि प्रीति और अमित सच बोल रहे हैं कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये था कि अगर मीनाक्षी की हत्या पहले ही हो चुकी थी तो वो उसकी फैमिली से 15 लाख की डिमांड क्यों कर रहे थे। और तीसरा सवाल ये था कि अगर मीनाक्षी सच में मर चुकी थी तो उसकी हत्या कैसे करी गई, उसकी बॉडी कहाँ थी और उसको कैसे मारा गया। 18 अप्रैल 2012 को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अमित और प्रीति को लेकर इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज पहुंची। दोनों ने पुलिस को दरभंगा कॉलोनी में मौजूद उस बंगलों तक ले जाना शुरू किया जहां प्रीति सुरेन के पिता केयरटेकर के रूप में काम करते थे। बंगलों के पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए थे। पुलिस को उसी सर्वेंट क्वार्टर के पास ले जाया गया। वहां पहुंचकर अमित और प्रीति ने पुलिस को एक सेप्टिक टैंक की तरफ इशारा किया। शुरुआत में किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि उस सेप्टिक टैंक के अंदर क्या होने वाला है। क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस ने सेप्टिक टैंक को खोलकर उसकी तलाशी लेना शुरू की। घंटों तक तलाशी चलती रही। चारों तरफ सड़न की तेज़ बदबू फैल चुकी थी। कुछ ही देर बाद पुलिस को टैंक के अंदर से इंसानी बॉडी का एक हिस्सा मिला। जो नज़ारा सामने था उसने वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया। पुलिस को मीनाक्षी थापा का धड़ मिला था, लेकिन उसकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा गायब था। उसका सिर वहां मौजूद नहीं था। लाश बुरी तरह से गल चुकी थी और उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसे पहचान पाना आसान नहीं था। पुलिस ने पूरे सेप्टिक टैंक की दोबारा तलाश करी, लेकिन उसका सिर कहीं नहीं मिला। मीनाक्षी के धड़ को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस के सामने एक और सवाल था। अगर बॉडी सेप्टिक टैंक में थी तो उसका कटा हुआ सिर आखिर कहाँ था। पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान अमित और प्रीति ने जो कहानी बताई वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। उन्होंने बताया कि मीनाक्षी की हत्या करने के बाद उन्होंने उसका सिर एक बैग में रख दिया था। बॉडी को सेप्टिक टैंक में छुपा दिया गया था, लेकिन सिर को अपने साथ लेकर दोनों प्रयागराज से निकले। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि दोनों ने पूरी रात उसी कमरे में गुजारी थी जहां मीनाक्षी का कटा हुआ सिर एक प्लास्टिक बैग में रखा हुआ था। अगली सुबह दोनों सिविल लाइन से वॉल्वो बस में बैठकर लखनऊ के लिए निकले। रास्ते में फफा मुंह के पास उतरकर उन्होंने मर्डर में इस्तेमाल किए गए हथियार को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद दोनों पैसेंजर ट्रेन से वाराणसी के लिए रवाना हुए। ट्रेन के सफ़र के दौरान जब उन्हें जंगल वाला इलाका नज़र आया
तो लोगों की नज़रों से बचकर उन्होंने मीनाक्षी का कटा हुआ सिर मूविंग ट्रेन से जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने अमित और प्रीति की निशानदेही पर कई हफ्तों तक जंगल के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी मीनाक्षी थापा का सिर कभी बरामद नहीं हो सका। अब पुलिस को बॉडी मिल चुकी थी, लेकिन सवाल वही था, आखिर मीनाक्षी का मर्डर क्यों करा गया? इन्वेस्टिगेशन में अब जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान अमित और प्रीति ने बताया कि वो काफ़ी समय से मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे। छोटे मोटे काम करके वो मुश्किल से अपना खर्चा चला पा रहे थे। दोनों एक साथ सेटल होना चाहते थे, लेकिन उनके पास ना इतने पैसे थे और ना ही कोई ऐसा ज़रिया जिससे वो अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकें। इसी बीच हीरोइन फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात मीनाक्षी थापा से हुई। धीरे धीरे तीनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। बातों ही बातों में मीनाक्षी ने अपने बारे में कई ऐसी बातें बताई थी जिनसे अमित और प्रीति को ये लगने लगा कि वो नेपाल के एक बहुत अमीर और रॉयल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। उन्हें ये भी लगने लगा था कि मीनाक्षी के परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जबकि इन बातों में कोई हकीकत नहीं थी। यहीं से एक खौफनाक साजिश की शुरुआत हुई। अमित और प्रीति ने फैसला कर लिया कि वो मीनाक्षी को किडनैप करके उसके परिवार से मोटी रैंसम अमाउंट वसूल करेंगे। इस पूरी प्लानिंग पर दोनों ने कई दिनों तक काम किया। 12 मार्च 2012 को मीनाक्षी को बताया गया कि वो लोग एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए गोरखपुर जा रहे हैं। अगर मीनाक्षी चाहे तो वो भी उनके साथ चल सकती हैं। उस समय मीनाक्षी एक्टिवली काम की तलाश में थी, इसलिए उन्होंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। 13 मार्च को अमित और प्रीति ने गोरखपुर जाने के लिए रेलवे टिकट्स भी खरीदे, लेकिन ये सिर्फ प्लान का एक हिस्सा था। आखिरी वक्त पर दोनों ने अपना प्लान बदल दिया। कंफर्म टिकट्स होने के बावजूद वो गोरखपुर नहीं गए। इसकी जगह तीनों कम्यानी एक्सप्रेस के जनरल कोच में बैठकर इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए। जब मीनाक्षी ने इलाहाबाद जाने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर से मुलाकात इलाहाबाद में होने वाली है। मीनाक्षी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस सफ़र को वो अपने करियर का एक नया मौका समझकर शुरू कर रही थी, वही सफ़र उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होने वाला था। 14 मार्च 2012 की शाम लगभग 4 बजे मीनाक्षी, अमित और प्रीति इलाहाबाद पहुंच गए। ये वही दिन था जब मीनाक्षी ने अपनी माँ से आखिरी बार फ़ोन पर बात की थी। उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनकी ज़िंदगी की आखिरी कॉल होने वाली है। इलाहाबाद पहुंचने के बाद प्रीति मीनाक्षी को दरभंगा कॉलोनी में मौजूद एक सर्वेंट क्वार्टर लेकर गई, जहां उसके पिता नवीन सुरिन केयरटेकर के रूप में रहते थे। नवीन सुरिन ने भी मीनाक्षी को वहीं देखा था। उन्हें बताया गया कि ये उनकी दोस्त है और तीनों को आगे गोरखपुर के लिए निकलना है। लेकिन धीरे धीरे मीनाक्षी को पूरी कहानी पर शक होने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर शूटिंग गोरखपुर में थी तो वो इलाहाबाद क्यों आए हैं। कई बातें उन्हें अजीब लगने लगी थी। शाम होते होते मीनाक्षी ने अमित और प्रीति से सवाल करने शुरू कर दिए। इसी दौरान उनके बीच बहस भी हुई। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी के बाद मीनाक्षी को बंधक बना लिया गया। अब वो पूरी तरह से उन दोनों के कब्जे में थी। 15 मार्च की रात तक अमित और प्रीति मीनाक्षी के एटीएम कार्ड का पिन जान चुके थे। इस दौरान उन्होंने बाजार से तेज धार वाला हथियार भी खरीद लिया था। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 15 मार्च की रात अमित और प्रीति ने मिलकर पहले मीनाक्षी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जब ये यकीन हो गया कि उसकी सांसें थम चुकी हैं, तब उसका गला काटकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। एक तरफ मीनाक्षी का परिवार देहरादून में उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ इलाहाबाद में उसके सपनों के साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। 16 मार्च को अमित और प्रीति मुंबई वापस लौट आए। मीनाक्षी की ज़्यादातर पर्सनल बिलोंगिंग्स को वो पहले ही ठिकाने लगा चुके थे, लेकिन उन्होंने 2 चीज़ें अपने पास रखी, मीनाक्षी का मोबाइल फ़ोन और उसका एटीएम कार्ड।
और इन्हीं चीज़ों ने पुलिस की लोकेशन ट्रैकिंग में मदद करी और आखिरकार पुलिस मीनाक्षी के कातिलों तक पहुंची। पुलिस इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे टेक्निकल एविडेंस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और विटनेस की स्टेटमेंट की मदद से मजबूत होती गई। इस केस में लगभग 35 विटनेसेस के बयान दर्ज किए गए। प्रीति सुरेन के पिता नवीन सुरेन का बयान भी इन्वेस्टिगेशन में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने मीनाक्षी को जिंदा देखा था। कई सालों तक ये केस कोर्ट में चलता रहा। आखिरकार 9 मई 2018 को मुंबई सेशंस कोर्ट ने अमित कुमार जायसवाल और प्रीति एल्विन सुरेन को मीनाक्षी थापा के मर्डर और किडनैपिंग फॉर रैंसम के जुर्म में दोषी करार दिया। 11 मई 2018 को प्रोसिक्यूशन ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए डेथ पेनल्टी की मांग की, लेकिन कोर्ट ने दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इतने सालों बाद भी मीनाक्षी थापा का कटा हुआ सिर कभी बरामद नहीं हो सका। एक लड़की जो बड़े सपने लेकर मुंबई आई थी, उसकी कहानी बॉलीवुड की सक्सेस स्टोरी नहीं बन सकी। इस केस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या पर्सनल इंफॉर्मेशन, चाहे वो सच हो या मजाक में कहे, किसी से भी शेयर करने से पहले 2 बार सोचें और हर किसी पर भरोसा ना करें। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका अपना नहीं होता और हर दोस्त वाकई दोस्त हो ये ज़रूरी नहीं होता।